नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में जो है से 40,506 पद के लिए जो टीचर की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है से कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उस सवाल के बारे में दोस्तों अवगत कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपके मन में जो मेन रूप से जो उठने वाला जो सवाल है दोस्तों, वो इस प्रकार से हो सकता है कि क्या दूसरे राज्य के जो लोग हैं से इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए और अनुभव क्या मैंने इसमें रखेगा या नहीं रखेगा। दोस्तों गला खराब होने की वजह से थोड़ा आवाज़ में भारीपन आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। फिर दोस्तों आपको निर्भर करता है कि फीस और एज सीमा क्योंकि पूरा का पूरा इसका वो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितना कम मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन कुछ मैक्सिमम दिया गया है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका एग्जाम के बारे में भी कुछ ना कुछ मन में सवाल उठ रहा होगा। फिर मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो है से निगेटिव मार्किंग भी होगी या नहीं होगी। अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा। फिर दोस्तों मेरिट लिस्ट जो होगा सो किस आधार पे लगेगा, वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। ये दोस्तों सवाल अपने मन में आना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि थोड़ा सा भी नंबर से अगर चूक जाए तो वेटिंग लिस्ट में आने की संभावना थोड़ा सा बनती है, और वेटिंग लिस्ट में अगर ऊपर रहें तो क्लियर होने की भी संभावना बहुत हद तक के बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आरक्षण भी है तो क्या आरक्षण का लाभ जो है से किनको मिलेगा। अगर दोस्तों फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो क्या अगर गलत फॉर्म सबमिट हो गया है तो क्या उसको सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या फिर उसके लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इन सब ऐसे ही आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो दोस्तों यही सब सवाल को हम क्लियर करने के लिए वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप ये सब पूरा का पूरा वीडियो कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे कि क्या योग्यता क्या क्वालिफिकेशन है ये सब। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी वैकेंसी की जानकारी आपको दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं और जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने दोस्तों खोल करके रख लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सरसरी निगाह से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सीट का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। तो आप ऐसा कीजिएगा, इसको या तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं वहाँ पे इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत आसानी से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी में दिया गया है। इसमें समझने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे कुछ शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे पेमेंट दिया गया है। तो पेमेंट जो 30,500 जो दोस्तों दिया गया है ना, वो जो है इसका बेसिक पेमेंट होगा। इस पर अगर जो टीए डीए जो भी है अपना राज्य सरकार के नियम के अनुसार जो भी वहाँ के भत्ता दी जाती है, अगर वो सब दिया जाए तो पेमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, यानी कि ठीक ठाक पेमेंट होने वाली है। यहाँ देखिए कुछ शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। दोस्तों यहीं आपको पहली सवाल का जवाब हम देते हैं कि क्या दूसरे राज्य के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल दूसरे राज्य के लोग जो है इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत का नागरिक हो तथा राज्य बिहार का निवासी हो। यानी कि अगर दूसरे राज्य के लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ जो आरक्षण का जो लाभ होगा वो सिर्फ उनको नहीं मिलेगा, उनको जनरल से आकर के फाइट करना पड़ेगा और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उनकी फीस भी बात किया जाए तो जो बिहार में जनरल का जो फीस पेमेंट करना है उतना ही उनको फीस दिया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ नीचे दिया गया है कि इनको जो है से कुछ जो मतलब 0.5% के जो आरक्षण वाले हैं उनको छूट दिया जाएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए यहाँ दिया गया है कि जो डीएल बीटी बीएड बीएड बीएस डीएलडी उत्तीर्ण ये सब जो कोर्स करके रखे हैं वो लोग इस फॉर्म को बहुत आसानी तरीके से भर सकते हैं। कम से कम ये कोर्स के साथ उनका जो है से 50% अंक के साथ जो है से ग्रेजुएशन होना भी चाहिए। बाकी दोस्तों इसको आप बहुत आसानी से आप पढ़ने की वहाँ से कोशिश कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम दे देंगे, नहीं तो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है एवं एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 24/4/2022 से पहले का होना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं माना जाएगा, यानी कि इसको गलत माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। उससे पहले का ही आपको वो होनी चाहिए, निर्गत होनी चाहिए। यहाँ देखिए आयु सीमा के बारे में मिनिमम तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मैक्सिमम कहा गया है कि 2021 तक के आपको सेवानिवृत्ति की 60 साल हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है कि लिखित परीक्षा के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि आपका सवाल भी मन में उठ रहा होगा कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है बहुत आसानी से, कि जिसमें देखिए
जो भी प्रश्न आपके आएंगे ना वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन से होंगे। इसमें मैथ रीजनिंग के कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया है, सिर्फ सामान्य अध्ययन लिखा गया है। उसका जो है से आपका 75 क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए DL जो होता है, यानी कि जिसको D.Ed कहते हैं आप लोग, उससे 75 अंक का पूछा जाएगा। यानी कि D.Ed का सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत तरीके के 4-5 सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे पेडालॉजी हो जाता है, समान ज्ञान, समान विज्ञान, इस तरीके की मतलब उसमें भी आता है। आप अगर D.Ed किए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा जो उसमें सब्जेक्ट आता है। तो 75 क्वेश्चन दोस्तों उससे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अगर आप 4 क्वेश्चन पे गलत बनाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है से सही काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। यही दोस्तों अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे क्या जो इंटरव्यू भी दिया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम सिलेबस और निगेटिव मार्किंग के बारे में आपने समझ लिया है। अब फाइनल आता है कि मेरिट लिस्ट जो है से किस आधार पर बनाया जाएगा, किस बेस पे जो है से इसका मेरिट लिस्ट जो है से बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ ये लोग लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा कि लिखित परीक्षा में परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को जो है से प्रोविजनल मेधा सूची जो है से तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में कुल प्राप्त अंक, अगर मान लीजिए कि लिखित परीक्षा में आपका भी एक ही समान आ रहा है और एक अगला आदमी है उनका भी समान आ रहा है, तो इस अवस्था में जिनका एज ज़्यादा हो रहा है उनको वरीयता दी जाएगी, यानी कि उनको जॉब दी जाएगी, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। आप यानी कि आसानी से समझ लीजिए कि अगर दोनों का नंबर सेम है और जो आपसे ज़्यादा एज का है उनको नौकरी मिलेगी, आपको नहीं दी जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे खुल करके लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहीं पे सवाल उठती है कि क्या, जैसे मान लीजिए मेरा तो मेरिट लगा नहीं, मेरा मेरिट जो है से थोड़ा सा से बच गया, तो क्या वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आने की संभावना है? तो दोस्तों बिल्कुल वेटिंग लिस्ट जो है से बिल्कुल दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगा। यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक कोटि में 10% जो है से प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा और इसको शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है कि चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, EWS हैं, यानी कि EBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं, आपके जो कैटेगरी में है से 10% वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। बहुत सा लोग जॉब होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पहले ही वो इससे अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उनका जो सीट जो है दोस्तों से वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ही भरा जाता है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट आएगा 100%, 10% के आसपास जो है से वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब दोस्तों आती है बात जो है से कि आरक्षण की आती है कि क्या आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आरक्षण का जो लाभ है सो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि फॉर्म फिलअप करते समय वहाँ पे वो शो करेंगे कि हम आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई SC हैं, ST हैं, तो उनको जो है से जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ हम SC ST हैं, तो हमको आरक्षण का लाभ चाहिए। यहाँ पे फाइनली एकदम लिखा गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली सवाल ही पैदा नहीं होती है। अगर आप EBC से हैं, OBC से हैं, जैसे भी हैं, तो आपको वहाँ फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कि हम आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप बाद में कहते हैं कि नहीं हम आरक्षण का लाभ लेने लायक हैं, तो आपको वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म भरते समय ही कोशिश कीजिएगा कि हम ये जो है से सबमिट करें और वहाँ पे अच्छे तरीके से भरें। अब दोस्तों आती है सवाल कि क्या हम फॉर्म को भरते हैं और भरते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आदमी का माइंड ही ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों जो है से फॉर्म को आपको सुधारने के लिए जो है मौका दिया जाएगा। ये जो दोस्तों जो लास्ट डेट है उसके बाद 1 सप्ताह का मौका रहेगा जिससे आप सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप हर एक जगह पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कैटेगरी डाल दिए हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी पैर हाथ मार लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चेंज वो नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों हैं जो कि आप अपना ध्यान से भरिएगा। उसके बाद अगर कुछ जैसे नाम वगैरह में स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे बताया गया है कि सुधार एवं परिवर्तन हेतु जो बिंदु है वो जो है से आप किस कौन कौन चीज़ पे आप सुधार कर सकते हैं। तो ये आप एक बार आसानी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं, पढ़ करके बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको खुद से भी पढ़ करके। जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा था उसका हम वो ख़त्म करने की कोशिश किए हैं, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश किए हैं। ये देखिए यहाँ अगर ऑनलाइन की डेट की अगर बात कर लेते हैं, शुरू होने की तिथि तो 28/3/2022 से हो रहा है
और इसकी अंतिम तिथि देखा जाए तो 22/4/2022 है। और रही दोस्तों अगर सुधारने की अगर तिथि की बात किया जाए तो 22/4 के बाद जो है से सुधारने की तिथि भी जारी कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे फिर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपया लगेगा, यानी कि 750 रुपया जो कि है आयोग का मूल चार्ज है। कुछ जो बैंक वगैरह का भी चार्ज कर सकता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग सकता है। केवल बिहार राज्य को अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि आप जो है से कहीं अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनके लिए 750 ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो आएंगे तो यहाँ UR यानी कि जनरल से वो आकर के यहाँ पे फाइट करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों जो दिव्यांग है उनके लिए 200 रुपया रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कि किनके लिए कितना फॉर्म का जो फीस रखा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है से कोड वगैरह दिया गया है। आप अगर फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको EBC SC ST नहीं लिख करके शायद वहाँ पे कोड आपको डालना पड़ेगा। तो इस कोड को आप ध्यान में रखिएगा कि SC के लिए जो है से 0-2 दिया गया है, ST के लिए 3 दिया गया है, EBC के लिए 4 दिया गया है, BC के लिए 5 दिया गया है और EWS के लिए 7 दिया गया है। और UR के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर होगा वहाँ तो 1 होगा शायद दिया जाएगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, या तो वहाँ पे लिखा भी जा सकता है UR सीधा का सीधा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं।